एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास बंक। सो आज के सेशन में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स। क्लियर? नाउ ही इज साइंटिस्ट जीएन रामाचंद्रन, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है, और इन्होंने एक रामाचंद्रन प्लॉट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स। कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स क्या है बच्चों? सपोज दिस इज योर प्लॉट, यहाँ प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस और हियर इट इज़ माइनस प्लस। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो अपने नेचर या स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोटीन्स। ठीक है, क्वाटरनरी प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इसी में अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, ये सब हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनका कन्फर्मेशंस किस बेसिस पे है वो डिफाइन करेगा कि इस प्लॉट में उन्हें कहाँ पे रखना है। ठीक है, और ये जो प्लॉट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब अरेंजमेंट्स बताए थे उसी को हम क्या बोलते हैं? रामाचंद्रन प्लॉट। दिस इज क्लियर? अब इन्होंने जो प्रपोज किया था वो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन प्रपोज किया था। ठीक है, ये सारा का सारा इन्होंने प्रोटीन्स और उनके अरेंजमेंट्स के बेसिस पे बताया था। क्लियर? नाउ अगर हम सेल की बात करें बच्चों, आई नो आपके लिए ये नया नया सब्जेक्ट है ना, बहुत सी चीज़ें आपको टफ भी लगती हैं और बहुत सी चीज़ें आपके बाउंस भी होती होंगी, बट डोंट वरी, बहुत सिंपल वे में और बहुत ही हम इजीली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें सेल की, तो सेल होता क्या है ना, पहले हम समझेंगे कि सेल क्या है। सो आपके घर है, जैसे सपोज आपका घर है, आपके घर में रहने वाले आप क्या हो? ऑर्गेनल्स हो। ठीक है, वैसे ही सेम हम सेल की स्टोरी देखेंगे कि सेल जो है, बेसिकली जो सेल्स होती हैं बच्चों, कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। ठीक है, एक हो गया अपना कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल्स, और एक हो जाती हैं अपनी यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब सेल की हम बात करें सो ये बाउंड्री वॉल हो गई, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम ही है। क्लियर? अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनल्स की, सपोज दिस इज प्लांट सेल, तो इसमें एक और कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, है ना। अब किसी किसी के घर में सिर्फ एक ही 4 दीवारों में ही घर होता है ना, या किसी किसी के और बड़े बड़े घर होते हैं तो उनके आसपास भी क्या होती है? बाउंड्री वॉल्स होती हैं। तो वो जो बाउंड्री वॉल है ना, उसे आप क्या समझो? सेल वॉल। ठीक है, और जो घर के जो 4 दीवारें हैं उन्हें आप समझो प्लाज्मा। क्लियर? अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। और घर के अंदर रहने वाले सदस्यों को क्या बोलते हैं? फैमिली। ठीक है, बस यही चीज़ें आप ऐसे ही रिलेट करते चलना। इसके अंदर अलग अलग क्या होता है? ऑर्गेनल्स होता है, उसके बेसिस पे ही इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। और यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट्स में आपको दिए जा सकते हैं कि उसको डिफाइन करो, किस बेसिस पे हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएशंस के लिए टिप्स देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशंस आप करोगे सो डायरेक्ट आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स नहीं लिखना है। ठीक है, जिस बेसिस पे आप उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो बच्चों, वो जो बेसिक पॉइंट्स है ना वो भी लिखने आपको यहाँ पे ज़रूरी है। सपोज आपने न्यूक्लियस के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया, सो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो आपने यहाँ एब्सेंट लिख दिया। यूकैरियोट्स में वो प्रेजेंट होती है, आपने प्रेजेंट लिख दिया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स, आई मीन जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें एब्सेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा बताया था तो आप ऐसे ही लिख, नो, आपको प्रॉपर लिखना है। क्लियर? फिर एग्जाम्पल मैंडेटरी है, एग्जाम्पल आपको देने ही देने हैं। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है डायग्राम्स की, सेकंड चीज़ याद रखनी है एग्जाम्पल्स की, ये तो आपको देनी ही है। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपका जो इम्प्रेशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, और जब भी आपका एग्जामिनर आपके कॉपीज चेक करेगा तो वो देखेगा कि हाँ, इसे इतना नॉलेज है कि ये डायग्राम्स तक बना पा रहा है। सम टाइम होता है बच्चों कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम्स हमें अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? फ्लो चार्ट्स। ठीक है, क्या यूज़ करोगे वहाँ पे? फ्लो चार्ट्स। कोशिश करना है ये जो फ्लो चार्ट्स के पॉइंट्स हैं वो आप खुद अपने लैंग्वेज में या अपने वर्ड्स में कर पाओ। क्लियर? सेकंड चीज़ हो गई यहाँ पे टू दी पॉइंट आंसर करना है आपको। क्लियर? फिर डायग्राम्स, डायग्राम्स का भी प्रॉपर एक तरीका होता है साइंस में। ठीक है, सपोज दिस इज योर यूकैरियोटिक सेल, तो इनका न्यूक्लियस होगा, इनके राइबोसोम्स होंगे यहाँ पे, है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये आपका गोल्जी अपैरेटस हो गया, ये लाइसोसोम्स हो गए, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है? इनको नॉमेनक्लेचर करना है। और ये कहाँ होगा? सारा राइट साइड में। क्लियर? जैसे आपका जो राइट है वो इनका लेफ्ट होगा, तो इनके लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है? प्रॉपर
नाम लिखना है। यहाँ पे जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपको पूरा पूरा लिखना है, क्लियर। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी, है ना। फिर ये आपके हो गए लाइसोसोम। अब यहाँ मत लिख देना, ये यहाँ नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, नो, ये अगेन कहाँ होगा, इधर ही, तो ये लाइसोसोम लेफ्ट साइड में नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। फिर फिगर, तो किसका फिगर है, तो आप फिगर का नाम लिखो कि ये एक यूकेरियोटिक सेल है, क्लियर। इज दिस क्लियर टू यू? अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो दिस इज प्लांट सेल, क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई ना। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, वेयर इज जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, क्लियर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों, क्लियर। अगर हम जेनेटिक मेकअप की बात करें तो जो इनका डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि यहाँ पे वेल डिफाइन और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, क्लियर। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। फिर आप और भी ऐड कर सकते हो, साइज़ के बेसिस पे भी आप बता सकते हो। प्रोकैरियोट्स हैं, सिंपलर हैं, तो इनके साइज़ एज़ कम्पेयर टू इनका जो डायामीटर है वो कम होगा और इनका ज़्यादा रहेगा। फिर आप एग्जाम्पल्स ऐड कर दो, और लगे तो आपको छोटे छोटे से यहाँ पे आप डायग्राम्स भी दे सकते हो, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे पैरामीशियम लिख दो, अमीबा लिख दो, ये कैसे होता है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक ही सेल है लेकिन एज अ पूरा ऑर्गन बना हुआ, सॉरी पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, माइक्रोब बना हुआ है, क्लियर। फिर बैक्टीरिया लिख दो, यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल्स में एनिमल्स हो गए अपने, है ना, प्लांट्स हो गए, क्लियर। फंजाई हो गए, है ना, फंजाई जो होती हैं वो यूकेरियोट्स होती हैं, क्योंकि उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, ये याद रखना। पता लगा आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया उनको प्रोकैरियोट्स में, नो, यूकेरियोट्स में आती हैं ये, क्लियर। इतनी चीज़ों का याद रखना, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनके क्या देखेंगे, अलग अलग ऑर्गेनल्स देखेंगे, ठीक है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस पे इससे रिलेटेड आपको मॉडल्स पूछे जा सकते हैं, जो टाइम के साथ अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, वो पूछे जा सकते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब उसमें आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है बच्चों, पहले तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है वो बता दोगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ आप उसमें क्या, जैसे ये आपने इंट्रो में बता दिया, ठीक है, सेकेंड चीज़ आप डेफिनेशन या इंट्रो में आप इसे बता दो। सेकेंड चीज़ आप क्या ऐड करोगे, यस, क्या ऐड करोगे, उसका कंपोजिशन, ठीक है। और किसने फाउंड किया है, ये वो सारी चीज़ें आपको इसी में लिख देनी है, ठीक। कंपोजिशन में आप अगेन इसको सब पॉइंट्स में लिखोगे, कंपोजिशन आपने मेन पॉइंट डाला, सेकेंड आप इसमें ABCD करके या 1 2 3 करके, या आप ऐसे डॉट्स बना के आप इसके सब पॉइंट्स ऐड करोगे। सब पॉइंट्स में क्या हो गए, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, है ना। फिर लिपिड प्रोफाइल हो गया, ये सारी चीज़ें आप ऐड करोगे उसमें, क्लियर। फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे या उनके एक एक दो दो नाम लिख दोगे, ठीक है। फिर कंपोजिशन के बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या बता दोगे, फंक्शन ऑफ PM, ठीक है, और वहीं पे आप उसका डायग्राम कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टू दी पॉइंट करनी है, डायग्राम आप हो सके तो बिल्कुल ऐड करो, इससे आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज होंगे बच्चों, ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये हो गए आपके, यहाँ पे आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये आपका लिपिड होते हैं, ठीक है, जो कि नेचर में कैसे होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक है मतलब कि ये क्या है, पानी से, पानी को रिपेलेंट करता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोफिलिक जो आप देख रहे हैं, ये जो उसका फ्लूइड है उसके साइड में ये रहता है, ठीक है, एक्सपोज्ड रहते हैं ये एक्सटर्नली, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कैसे हो जाते हैं, इंटरनली बाउंड हो जाते हैं, सो दैट उसे लिक्विडिटी को फेस ना करना पड़े, क्लियर। इतनी चीज़ समझ में आई। अब फॉस्फोलिपिड्स ये क्यों होते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों होते हैं, वाई दिस इज सो, ठीक है। अब हम बात करें कि इसका नेचर कैसा होता है, तो ये सेमी परमिएबल होती है बच्चों। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, परमिएबल कुछ तो परमिट करेगी, और सेमी है इट मीन्स कि कुछ कुछ करेगी, मतलब कि ये सिलेक्टिव एलिमेंट्स को ही या सिलेक्टिव प्रोटीन्स को ही क्या करेगी, अपने से पास कराएगी। जैसे आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये क्या हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हो गई या ग्लाइकोलिपिड्स हो गए। ग्लाइको वर्ड कहाँ पे आता है, जनरली आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, तो ऐसी मॉइटीज़ जो कार्ब्स और प्रोटीन्स दोनों के बने हैं वो हो जाएंगे आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ऐसी मॉइटीज़ जो ग्लाइको और लिपिड दोनों की बनी है, कार्ब्स और लिपिड्स दोनों की बनी है, वो क्या हो जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, क्लियर।
अगेन ये कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें एडेड, सो दैट वो अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखे, ठीक है। फिर ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिर्फ पेरीफेरी में, जैसे पेरीफेरी का बाउंड्रीज होती है ना पेरीफेरी, तो पेरीफेरी पे प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होंगे उन्हें हम पेरीफेरी प्रोटीन बोल देंगे, ठीक है। और इस पेरीफेरी से जो एम्बेडेड है, मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड के पेरीफेरी के एक साइड से दूसरे साइड तक जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्लियर, यस और नो। अब पेरीफेरी अपर वाली भी हो सकती है, लोअर वाली भी हो सकती है। तो अगेन इनके बाहर का और इनके अंदर वाला जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उस पर डिपेंड करेगा कि इन प्रोटीन्स का कैसा नेचर है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, यस और नो। नाउ अगर ये है आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, है ना, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। अब ये क्या करेंगे, चैनलाइज करेंगे बच्चों, ठीक है। सिग्नलिंग में आप आगे पढ़ोगे तो ये क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। सपोज आपको कोई मॉलिक्यूल या कोई प्रोटीन को अंदर भेजना है सेल के, तो इनके थ्रू जाएंगे, बाहर जाना है तो भी इनके थ्रू ही क्या होंगे, चैनलाइज होंगे। अपने घरों में भी गेट होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको अंदर जाना है, एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो क्या करते हो, गेट से जाते हो ना, कि नहीं, है ना। वेंटिलेटर से तो नहीं चले जाते हो, जो वेंटिलेशंस होते हैं वहाँ से तो नहीं जाते हो ना, मेन गेट से ही जाते हो। सो वैसे ही इनमें चैनल्स होते हैं जो अपने मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हेल्प करता है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब हम इनके कंपोजिशंस देखें तो प्रोटीन का जो कंपोजिशन है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 60%। कुछ अदर मॉइटीज़ लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इनकी मॉइटीज़ अगर हम उनको हटा दें तो ऑलमोस्ट कितना 52% होता है, और रेस्ट जो लिपिड प्रोफाइल है वो 40% होता है। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हम देखें तो ये बेसिकली किसके बेसिस पे कंपोज होता है, फॉस्फोलिपिड्स के बेसिस पे। जो हमने बाहर की जो बाइलेयर्स देखी थी ना, जो ऊपर और अपर जो वाले थे, ये वाले है ना, ये बाइलिपिड्स थे, फॉस्फोबाइलिपिड्स, ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें तो इसमें एक स्ट्रक्चर सिंपल सी ऐसा है और एक ऐसा है, क्यों, वाई, बिकॉज जो मेन टेल है जो आपको बिल्कुल सीधी इरेक्ट दिख रही है वो कैसी होती है बच्चों, सैचुरेटेड होती हैं। सैचुरेशन का तो आपने पढ़ा ही होगा ना 10th में। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि अगर आप और उसमें और अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड नहीं कर सकते हो, उसे अपने कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं करना है, वो भाई सैचुरेटेड है, मुझे आप डिस्टर्ब मत करो। उसने अपना एक कमरा अलग पकड़ लिया घर में, होता है ना कई लोग ऐसे घर में कि वो ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो सैचुरेटेड रहते हैं, भाई हम अपने में मज़े करेंगे, वैसी वाली कंडीशन है, ठीक है। अब एक होता है इसमें अनसैचुरेटेड, जो थोड़ा सा कैसा होता है, टिल्ट रहता है। वाई इट इज़ टिल्टेड, जस्ट बिकॉज कि फ्लूइडिटी को मेंटेन कर सके। और ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और इनका अनसैचुरेटेड बहुत होना ज़रूरी है बच्चों, क्यों, क्यों, बिकॉज सेल कैसी है, सेल कैसी है, नेचर में लिक्विड है उसमें, है ना। अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स के, सेल ऑर्गेनल्स हम हटा दें तो जो उसके अंदर सेल के अंदर बचता है, सेल ऑर्गेनल सब कुछ हटा दो तो उसके अंदर का जो फ्लूइड बचेगा हम उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो उसका फ्लूइड है ये ठंड में क्या हो जाएगा, जम भी तो सकता है, क्रिस्टलाइज हो सकता है, बट नहीं होगा। वाई, बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, जो उसको फ्लूइड नेचर में रहने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जैसे आप बात करो नॉर्थ की, इंडिया में आप नॉर्थ की बात करो तो वहाँ पे अच्छी खासी ठंड रहती है, ये सुनो। अब वहाँ के जो लोग हैं ऐसे तो वो जम जाने चाहिए, बट क्या ऐसा होता है, आगे नहीं होता है। वाई, बिकॉज जो अभी हमने देखे थे कोलेस्ट्रॉल मॉइटीज होती हैं प्रेजेंट, है ना, लिपिड चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना, तो वो क्या करती हैं, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्लियर। अब यहाँ हम बात करें, इसमें एक होता है हेड और दो होती हैं इसमें टेल पोर्शंस होते हैं। क्लियर। सो जो हेड या एक्सटीरियर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, और ये जो टेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जो एक्सटर्नल जो सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे क्या करती हैं, फोबिया रखती है, भाई डर लगता है उनको, वो अंदर ही रहती हैं, ठीक है। चलिए, अगेन ये फ्लूइडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर। अब पेरिफेरल और इंटीग्रल हम देख चुके हैं ना। सुपरफिशियली जो अटैच्ड होते हैं, जो सेल के पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, सपोज दिस इज योर सेल, इसके पेरीफेरी पे जो होंगे वो पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे, और जो अंदर इंटीग्रल होंगे उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलेंगे। एग्जैक्टली ये करते क्या है, सो पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करेंगे कि जो बाहर से सिग्नल्स मिल रहे हैं ना वो सब ये लेके आएंगे, और मेम्ब्रेन को अंदर पहुंचाना है तो वो कौन करेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन।
इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम बात करें मीजोजोम्स की। तो मीजोजोम्स जनरली किन में प्रेजेंट होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सपोज दिस इज योर प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इनमें ही एक इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है, इसी में मीजोजोम्स होता है ना। ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और वहीं पे मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है। अब मीजोजोम्स का करते काम क्या है? ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, और ये जो है वो वेसिकल या फिर ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है। जो सेल के रेस्पिरेशन के लिए या जो अपने जेनेटिक मटेरियल्स हो गए उनमें इंपॉर्टेंट फंक्शन या उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? सेल को रेस्पिरेशन करना है, कुछ चीज़ें जो उनको जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड करना है, उन चीज़ों में मीजोजोम्स काम करते हैं। यस। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। उनसे ट्रांसपोर्ट पैसिव और एक्टिव। ट्रांसपोर्ट भी कितने टाइप्स के हो गए यहाँ पे? अपना हो जाता है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हो जाता है अपना क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट्स की बात करें बच्चों, अब जैसे आपके घर में पानी चढ़ाना है फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर, तो आपको क्या चाहिए रहेगा? मोटर चलानी पड़ेगी, पानी वैसे ही तो नहीं चढ़ जाएगा, है ना। तो मोटर चलानी पड़ेगी, इट मीन्स कि आपको इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो। तो वो किस कैटेगरी में डाल दोगे आप? एक्टिव में। ठीक है। अब वही पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट में, या सुनो, या आपको नीचे फ्लोर पे ही आपको पानी भरना है तो वो पैसिवली भर सकता है। ठीक है। अब ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो अभी हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल होती है। ठीक है। या हम बोले सेमी परमिएबल, इट मीन्स कि हर व्यक्ति को या हर एलिमेंट को परमिशन नहीं है कि वो सेल के अंदर जा सके या सेल से बाहर आ सके। ठीक है। जैसे हमारे घरों में गेट होते हैं और उसमें हर व्यक्ति तो हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता ना, है ना। कुछ सिलेक्टिव लोग या आपसे के जो जान पहचान के वही अंदर आ सकते हैं, वैसे ही सेल के साथ भी है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी की सेल है तो जो आपको खाना है, जो जा रहा है, सब कुछ चला जाएगा, नहीं। सेल के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वही उसके अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो वो चैनलाइज करे उस चीज़ को, वो प्रॉपर ही उसका ट्रांसपोर्ट कराए, इसलिए उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? कुछ गेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो हमने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स जो देखे थे ना, उनकी ये इंपॉर्टेंस है कि वो चैनलाइज कराएंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बच्चों, तो ये एक पैशन मूवमेंट होता है ना। अगर आप यहाँ देखो, सो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ हाई है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो होता जाएगा। सो डिफ्यूजन की कंडीशन में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब भी आप जाते हो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। अगेन दिस इज अ पैसिव मूवमेंट, दिस इज पैसिव मूवमेंट कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाया जाए। ठीक है। ऑस्मोसिस में भी यही होता है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ से ट्रेवल करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है। जैसे हम किशमिश को रात में भिगो देते हैं तो किशमिश में वाटर एलिमेंट तो कम है ना, बट जैसे ही आप उसे पानी में डिप करके ओवरनाइट सोक करोगे तो पानी जो जिस पानी के कंटेनर में आपने पानी रखा था वहाँ से कहाँ जाएगा? कम पानी तरफ, मीन्स किशमिश की तरफ। ठीक है। अगेन वो कैसा है? एक पैसिव डिफ्यूजन है। ठीक है। अब इसी में एक आता है फैसिलिटेटेड मूवमेंट। अब फैसिलिटेटेड मूवमेंट में क्या होता है कि कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए। अब कैरियर प्रोटीन आपके जो इंटीग्रल प्रोटीन थे, पेरिफेरल प्रोटीन्स थे, वो मदद करेंगे किसमें? ट्रांसपोर्टेशंस में। जैसे यहाँ नाम से आप देख रहे हो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराएगा। देखो, ग्लूकोज भी नहीं जा पा रहा है आपकी सेल में विदाउट परमिशन, है ना। तो ग्लूकोज को भी चैनलाइज कराने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है। और कुछ चैनल प्रोटीन, सो दैट एक साइड से दूसरे तरफ जा पाए। जैसे ही यहाँ पे उसको सिग्नल्स मिले, उसने देखो ये ग्लूकोज आए, अभी ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसने आइडेंटिफाई किया कि भाई ग्लूकोज आ गया, अब उसके लिए गेट खोल दो। उनने गेट खोला, उसको अंदर ले लिया। ठीक है। फिर उसको अंदर छोड़ दिया, ये अगेन क्लोज हो गया। ठीक है। अब उसको बाहर भी भेजना है तो वो इन्हीं के थ्रू क्या करेगा? बाहर करेगा। जैसे ओपन हो गया, बाहर चला गया। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आई। नाउ एक्वापोरिन्स, एक्वा नाम से ही मेंशन है, वाटर रिलेटेड होंगे, यस और नो। अब वाटर को भी अगर आप चैनलाइज कराओ तो उसके लिए एक्वापोरिन्स होते हैं, सो दैट वहाँ पे उसके लिए गेट खुल जाए, गेट बंद हो जाए। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। नाउ कम टू दी एक्टिव मूवमेंट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में क्या होंगे? आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी, सेल की एनर्जी किस वे में होगी बच्चों? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे हमें करेंसी चाहिए होती है ना, या अपने घरों की एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी है, अपनी लाइफ की बात करें तो मनी करेंसी है,
या सुनो, वैसे ही सेल को चलने के लिए, सेल को परफॉर्म करने के लिए उनकी अपनी एक एनर्जी होती है जिसे हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो उनको जो एनर्जी मिलती है ना वो इस फॉर्म में मिल रही होती है, ठीक है। अब इस फॉर्म में जब वो एनर्जी बना रहे हैं तो इसी फॉर्म में खर्च भी तो करेंगे, है कि नहीं? खर्च भी इसी फॉर्म में करेंगे। तो जब भी उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना होगा तो उसमें उनको क्या खर्च करना रहेगा? एटीपी। क्लियर? अब मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, कुछ चार्ज्ड आयन ऐसे हैं कि उन्हें आउटर सेल से इनर सेल के इनर सेल में भेजना है, तो क्या हो चाहिए भाई? एटीपी खर्चा करो, ट्रांसपोर्ट करा लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज इंपॉर्टेंट, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। कितने सोडियम्स अंदर आते हैं, कितने पोटेशियम्स बाहर जाते हैं? 3 सोडियम्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पोटेशियम होते हैं और 3 सोडियम्स होते हैं बच्चों, ठीक है। इनकी चैनलाइज होगी। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है। जैसे अब जैसे यहाँ 3 निकल रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, कम ज़्यादा तो है ना, इम्बैलेंस तो है। और जैसे ही ये होता है यहाँ पे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है, सो दैट ये चार्ज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं ये आप आने वाले टाइम में देखोगे, बट आप इतना ही समझो, ठीक है। So secondary active transport uses energy from ion gradients like sodium ion instead of direct ADP hydrolysis. Clear? इसमें भी कुछ चलते हैं, जैसे हो गया आपका सिमपोर्ट। सिमपोर्ट नाम से ही है, साथ साथ में इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, या सुनो। एंटी एंटी अपोजिट, ठीक है, एक अंदर जाएगा तो एक बाहर आएगा, या नो। और एक होता है यूनी। यूनी के नाम से भी आपको है कि एक, या तो एक बार में एक अंदर आ सकता है या तो एक बार में एक बाहर जा सकता है। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। नाउ सेल वॉल। अब सेल वॉल, अभी हमने क्या पढ़ लिया था? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। क्लियर? तो सेल वॉल हमने कहाँ देखे थे? प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में किस केस में देखे थे हमने? फंजाई के केस में और प्लांट्स के केस में, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है बच्चों, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें पेप्टाइड सेल वॉल की, तो ये अगेन क्या है अपना? एक एक प्रोटेक्टिव शीट है। क्लियर? दिस इज अगेन अ रिजिड बाउंड्री प्रोवाइडिंग शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, ठीक है। अब ये कंपोज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स की। इस बेसिस पे ही इनका डिफ्रेंसिएशंस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बैक्टीरियाज की, तो एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये स्टेनिंग के बेसिस पे दिए थे। जो हम ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये स्टेनिंग के बेसिस पे बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये पिंक हो जाती है, ये अलग कलर ब्लू सा ले लेती है, ठीक है। ग्राम, तो इसके क्या होते हैं? डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो अपना इकोलाई में होता है ना। वहीं अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये किस में प्रेजेंट होता है? स्टेफाइलोकोकस हो गया अपना, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस में क्या प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। इनके कंपोजिशंस की बात करें, सो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ये इसमें ज़्यादा होता है, किसमें? ग्राम पॉजिटिव में। वहीं अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनमें ही कम है। क्लियर? ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई है इनकी, है ना। इसमें डबल होती है ग्राम नेगेटिव में, यहाँ पे सिंगल होती है। क्लियर? कंपोजिशंस की बात करें तो ये पॉलीसेकेराइड और टेट्रापेप्टाइड्स के बने होते हैं। और यहाँ की बात करें हम तो ये क्या है? इनका लाइपोप्रोटीन्स। क्लियर? ग्राम पॉजिटिव की जो वॉल होती है, ये जो वॉल है ग्राम पॉजिटिव की, ये थोड़ी सी कैसी होती है? थिक होती है, और सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वहीं अगर हम ग्राम नेगेटिव की देखें तो ये डबल है, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल है। और अगर हम इसकी वॉल की बात करें तो ये थिन वॉल होती है इसमें। क्लियर? इज दिस क्लियर? और अच्छे से हम समझेंगे। यस, यहाँ पे ये डिफरेंसेस हैं। अगेन इसमें आपको डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की, ये यहाँ पे नेगेटिव में क्या है? थिन है। वहीं हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में क्या है? थिक है। और इसमें थीकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। या सुनो, थीकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। सरफेस प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, लाइपोथियोइक एसिड भी है ना। और यहाँ पे ये प्रोटीन्स के पोरिन्स हैं, है ना। पोरिन्स हैं, अगेन ये क्या करेंगे? चैनलाइज करेंगे बच्चों, ठीक है। ये लाइपोप्रोटीन्स भी इसके मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती हैं, है ना। यहाँ पे थीकोइक एसिड्स थे, यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के बने थे। क्लियर?
और ये अगेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स है जो कि इनमें डबल प्रेजेंट होती हैं। कुछ इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स या प्रोटेक्टिव शीट्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, तो ये है ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, है ना। अगेन ये क्या है, एक वॉल है, सेल वॉल है, ठीक। वेट, ठीक है। अब मैं सेल वॉल की बात करूं, अगर हम पहले और देख लें, सेल वॉल्स ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फॉर्म होती है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, बच्चों प्लांट्स में किस चीज़ की बनी होती है, ये सेल्यूलोज की। अगेन इनका सेल्यूलर कंपोजिशंस चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनके जो वॉल्स हैं उनका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट सेल वॉल। फंजाई की बात करें हम, फंजाई भी अगेन क्या है कि यूकेरियोटिक सेल है, इसमें बनी होती है काइटिन की, ठीक है। वहीं अगर हम किसकी बात करें, अपने बैक्टीरिया की बात करें, सो बैक्टीरिया की फॉर्म होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन्स की। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ रही है ना। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन लेयर होती है, ठीक है। किसमें, बैक्टीरियाज में, है ना। एज अ बैरियर काम करते हैं ये, ठीक है। प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, सो बैरियर का काम करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल और आयनिक स्ट्रेसेस से इसको सेल्स जो हैं उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब क्या क्या कैसी कैसी स्लिम लेयर्स होती हैं, है ना, कैप्सुलेटेड होती हैं, थिक एंड टफ शीट्स होती है, ठीक है। बोथ आर इन्वॉल्व इन सेल सेल इंटरेक्शंस एंड पैथोजेनेसिस। जो सेल्स के जो इंटरेक्शंस होने हैं सेलुलर मैट्रिक्स से या आउटर सेलुलर मैट्रिक्स से, उसमें क्या कराते हैं, ये इंटरेक्शंस कराते हैं। क्लियर, दी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल ऑफ यूकेरियोट्स, ठीक है, अभी ऑलरेडी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट्स में सेल्यूलोज की और फंजाई में काइटिन की बची, ठीक है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें हम, सो ये वाला जो आउटर है ये आपका मिडिल लैमेला है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल्स हैं, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया अपना, और जो बीच के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सेल्यूलोज और पैक्टिन्स के हैं। क्लियर, अगेन इनका काम क्या है, लेयर ऑफ, क्या काम है इनका, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट कराना, ठीक है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, जो प्लांट सेल्स की जो कनेक्टिविटी होंगी वो किसके थ्रू होंगी, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है, ठीक है। नाउ सेल्यूलोज की बात करें तो लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का, और वहीं अगर हम काइटिन्स की बात करें तो लीनियर पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के, ठीक है। अगेन इनके नेचर्स, इनके कंपोजिशंस में चेंज है, इसलिए इनका नेचर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। क्लियर, नाउ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करें, सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बच्चों ये नाम से ही क्लैरिफाई है, इन बिटवीन जो ऑर्गेनल्स के बीच में जो चैनलिंग चल रही है। अभी तो हमने बात कर ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल और उनके बीच की जो चैनलिंग्स की। अब हम बात करें कि एक अगर कोई और ये जैसे सपोज दिस इज योर क्या, सेल में के न्यूक्लियस में कुछ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस से उसको बाहर भी जाना है, ट्रांसपोर्ट होना है, और एक सेल से दूसरी सेल में भी तो जाना है। तो इनके बीच में कैसे काम चलेगा, कैसे कोऑर्डिनेशंस होंगे, वो आप पढ़ते हो किसमें, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स में, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस से कोई चीज़ फॉर्म हुई, कहाँ चली गई, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वैक्यूल्स में पैक्ड हुई, वैक्यूल से आ गई कहाँ पे, आपके गोल्जी अपैरेटस में, गोल्जी अपैरेटस से लाइसोसोम में पैक हुई, और लाइसोसोम से अगर उसे डिग्रेड होना है तो वो डिग्रेड कर देगा। अगर उसे डिग्रेड ना करके उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करना है तो ये अगेन कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। क्लियर, सो ऐसे जो इनके बीच के जो कोऑर्डिनेशंस चल रहे हैं, जो चैनलिंग हो रही है, वही आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स दैट वर्क टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। कोऑर्डिनेशंस के वे में कि कैसे इनके कोऑर्डिनेट हो रहे हैं या आपको सिग्नल्स कैसे मिल रहे हैं। जैसे अब हम बात करें आपके घर की, ठीक है। आपके घर में कोई इंसान आ रहा है, अब जो नोन अगर होगा तो आप उसे एंट्री दे दोगे, अगर वो अननोन है तो आप एंट्री क्यों दोगे। वैसे ही इनके साथ होता है ना। या सपोज कि आपके घर में आप पेरेंट्स नहीं हैं, आप अकेले हो, और आपके घर में कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिन्हें आप नहीं पहचानते हो, ऑल्दो वो अननोन नहीं है ना, फिर भी आप नहीं पहचानते हो, तो आप क्या करोगे, एक क्रॉस कन्फर्मेशंस लेते हो, या सुनो, वैसे ही इनके साथ होता है बच्चों, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि इसमें एंडोमेम्ब्रेन्स में कैसे काम होता है, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्रेटरी पाथवे। क्लियर, नाउ अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जैसे आपका ये सेल है, सेल में आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ चीज़ फॉर्म हुई, अब वो कहाँ चली गई, आपके ईआर में, ईआर से पैक्ड हुआ काय में, वेसिकल्स में, ठीक है। वेसिकल से फॉर्म हुआ कहाँ गए, आपके गोल्जी में, गोल्जी से पैक्ड हुआ लाइसोसोम में, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक शिफ्ट हो गया।
अब इसमें दो चीज़ें चलती हैं, एक होता है आपका कोड ट्रांसपोर्टेशंस, एक होता है आपका पोस्ट ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है। अब कोड ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें तो जैसे साथ में काम चल रहा है, जैसे ये mRNA है, mRNA क्या कर लिया भाई, RNA बना लिया, कोड कर लिया, प्रोटीन बन गया, ठीक है। अब वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे वेसिकल्स के थ्रू कहाँ जाना है, गोल्जी अपैरेटस हो गया है ना, फिर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, लाइसोसोम्स में हो गए, ठीक है, इन सब में जाना है, ठीक। तो ये क्या करेगा, साथ साथ ही काम चल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्टेशन, को ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर, मतलब कि बन रहा है, अब जैसे आपकी मम्मी बोले किचन में खाना बन रहा है भाई, गरम गरम खा लो सब, ठीक है, मम्मा बना के दे रही है, आप लोग खाते जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है वहाँ पे, को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक। अब वहीं पे अगर वो बोले कि हमें आज तो मेरा मन है कि हम सब साथ में खाना खाएंगे, तो मम्मी ने खाना क्या किया, बना के रख लिया, या सुनो, खाना बना लिया उन्होंने, फिर उन्होंने बोला चलो आ जाओ सब साथ में खाते हैं। तो वैसे ही कुछ केस होता है अपना किस में, पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन में, पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन में। अब यहाँ पे क्या होगा कि सब कुछ हो गया है भाई, इनका काम सब हो गया है, mRNA जो है वो ट्रांसक्राइब्ड हो गया है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के बाद अब वो कहाँ होना है, अलग अलग जगह पर जाना है, सबको ड्यूटीज़ दे दी है, तुम्हें ये यहाँ लेके जाना है, तुम्हें वहाँ लेके जाना है, तुम्हें ऐसे लेके जाओगे, पैक्ड कर दिया भाई, दे दिया, ठीक है, सबको अपना अपना काम बांट दिया, तुम न्यूक्लियस में ले जाओ, तुम माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाओ, तुम क्लोरोप्लास्ट में लेके जाओगे, तुम पेरोक्सिसोम्स में लेके जाओगे, ठीक है। तो ये सब अब भाई इतना उनको बताना है कि तुम यहाँ जाओगे वहाँ, तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया, तो ये कहाँ आ जाता है, आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। और इसी को जो क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन सॉर्टिंग, ठीक है। अब ये काम जो होता है ये यूकेरियोट्स में होता है, ऐसा कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में तो बन रहा है साथ में चल रहा है ना, और बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में भी नहीं होता है, सिंपलर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तो उनका न्यूक्लियस ही नहीं है, सब कुछ उनके साइटोप्लाज्म में ही होना है, सब कुछ यहीं होना है, तो वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जल्दी जल्दी भेज देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूकेरियोट्स की, तो यूकेरियोट्स में प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और उन केस में हम इसे बोलते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग, ठीक है। अगेन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में ही आता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चैनलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये सब इंटर ट्रांसपोर्ट ही चल रहा है, एंडोमेम्ब्रेनल ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये सीक्रेटरीज जो वेसिकल्स हैं वो फिर सीक्रेट कर देंगे कहाँ पे, टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इन सब का तो काम था, ये जो एंडोमेम्ब्रेनल जो सिस्टम्स थे या ऑर्गेनल्स थे, उनका काम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाना, या एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक पहुंचाना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, अगर उसे लगता है कि वो सेल के लिए यूटिलाइज करे तो उसके लिए करेगी, और उसे लगता है कि उसे क्या करना है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से क्या करना है, उसे कम्युनिकेट करना है, तो ये उसे क्या करेगी, एज अ सिग्नल या एज अ मॉलिक्यूल, जो भी उसको करना होगा वो उसको क्या कर देगी, पास आउट कर देगी, क्लियर, आगे पास कर देगी वो। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ईजी। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये न्यूक्लियस से ही अटैच्ड रहता है ना, उसी के आगे निकले हुए पोर्शंस हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, आप अगर इन दोनों को देख रहे हो तो ये है तो क्या अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, आगे हम देखेंगे। ये जो छोटे छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एज सच कोई भी आपके पास मोइटीज प्रेजेंट नहीं है, बट इधर वाले पोर्शंस में तो प्रेजेंट है ना। तो जिन पोर्शंस में या जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें स्मूथ वालों की, तो वहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे लिपिड्स मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म या लिपिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है, इज दिस क्लियर। और वहीं अगर हम किसकी बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें, तो यहाँ पे आपका क्या चलता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वाई, बिकॉज राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। इसका भी आपको पूछें तो आप डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करें अगर किसकी जॉर्ज पैलेट्स की सीक्रेटरी पाथवे। अगेन ये सीक्रेटरी पाथवे हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए वेसिकल्स के फॉर्म में कहाँ फ्यूज्ड हो जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस में,
ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वही आपका सीक्रेटरी पाथवे भी है, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा था वही सीक्रेटरी पाथवे फॉलो कर रहा था, है ना, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं उसे, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी, गोल्जी से सीक्रेटरी वेसिकल्स और फिर सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर तक पहुंचा दिया जाता है थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी का एक होता है, अगर हम ईआर और गोल्जी की बात करें तो इसके बीच के कॉम्प्लेक्स को ही हम बोलते हैं एर्गिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशंस कराते हैं, ठीक। अभी आप ज़्यादा डीप में मत जाओ, थोड़ा थोड़ा समझो, मज़ा आएगा, ठीक है। वही हम बात करें गोल्जी अपैरेटस, तो ये पोस्ट ऑफिस है ये भाई साहब, ठीक है। अब ये जो है ये अपने न्यूक्लियस के पास भी प्रेजेंट होते हैं और वहीं अगर हम देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी प्रेजेंट है। तो मेन जो चैनलिंग का काम है ना, कि सारी चीज़ें मेरे पास भेज दो मैं देख लूँगा वाला जो सिस्टम होता है ना, वो ये पोस्ट ऑफिस वाला काम करता है, ठीक। न्यूक्लियस से कोई इन्फॉर्मेशन आई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, उनने कहाँ दे दी, सिस फेस से गोल्जी के पास दे दी। अब गोल्जी ने उस इन्फॉर्मेशंस को वेसिकल्स में क्या किया, पैक किया और फिर कहाँ दे दिया भाई, लाइजोसोम की तरफ दे दिया या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ दे दिया। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस फेस जो कि न्यूक्लियस या ईआर के को फेस करता है, और एक होता है ट्रांस फेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है बच्चों, ठीक है। और ये जो फ्लैटेंड से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये फ्लैट लाइक, ठीक है, ये होती हैं सिस्टर्नी, ठीक, इसे बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये दीज आर सीक्रेटरी वेसिकल्स, सीक्रेटरी वेसिकल्स, और इसके बीच की जो कैविटी होती है उसे हम ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू। पैकेजिंग का काम करते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस का काम करते हैं। अभी हमने देखा था, क्लिक करो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या है, वैसे तो आपको इसमें पढ़ना नहीं है बट थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूँ तो सपोज़ कुछ फॉर्म हो रहा है ना, जैसे आपकी मम्मी ने कुछ बनाया है ना, अब वो पसंद नहीं आया, अब आप तक पहुंचने के पहले पापा ने उन्हें बता दिया कि यार इसमें ये गड़बड़ है, बच्चों को पसंद नहीं आएगा, आप इसे फिर से सुधार दो, ठीक। अब पापा से उनको पता चल गया कि इसमें ये गड़बड़ है, ठीक है, तो पापा ने क्या काम कर दिया, मॉडिफिकेशन का काम कर दिया, है ना। तो आप तक पहुंचने के पहले ही वो डिश क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, या फिर से दोबारा बना देंगी मम्मी अगर ख़राब बनी है तो, है ना। तो वैसे ही इसमें भी काम चलता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में, कि अगर कोई प्रोटीन डिफेक्टेड हो गया हो, है ना, अगर कोई प्रोटीन डिफेक्ट हो गया हो, है ना, गलत बन गया हो, गलत कोड हो गया हो, है ना, कुछ डिफेक्टेड हो गए हो, इसमें डिफेक्शंस हो गए हो, तो वो क्या करेंगे, जो गोल्जी अपैरेटस है ना वो लाइसोसोम को दे देगा बच्चों। अब लाइसोसोम को ही क्यों, क्योंकि लाइसोसोम्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेडेट कर देंगे, ठीक है। और अगर इसे लगता है कि मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ तो इसमें कुछ ग्लाइकोसाइलेशंस हो जाएंगे, अब वो अलग अलग ग्लाइकोसाइलेशंस भी होते हैं, है ना, तो वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और फिर वापस क्या कर देगा, काम पे लगवा देगा, ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसे ही हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कह रहे हैं। वाई पोस्ट ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन भाई प्रोटीन तो बन गया है ना यार, ट्रांसलेशन तो हो ही गया है उसका। गोल्जी अपैरेटस क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन के बाद का काम कर रहा है ना मॉडिफिकेशंस का, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल, ठीक है। वर्ड्स को आप ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स का बच्चों मीनिंग वहीं मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू दी lysosome, suicidal bags. Why these are suicidal bags? Just because they have so many enzymes, hydrolytic enzymes, जो एसिडिक होते हैं नेचर में, जो क्या करते हैं, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को डिग्रेडेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इनका जनरली पीएच होता है जो एसिडिक होता है, पीएच एसिडिक है मतलब पीएच कैसा होता है वहाँ का, लो होता है या कम होता है, क्लियर। ये अगेन ये एक मेम्ब्रेन होते हैं, ये ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है। ये अंदर वाला जो चीज़ होती है ये मैट्रिक्स कहलाता है, और बहुत सारे इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो मेन काम करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये लिपिड लेयर है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, फंक्शन समझ में आया। नाउ अब ये काम कैसे करते हैं, डिग्रेड कैसे करते हैं, ऑटोफेजी की तरफ से, कैसे, खुद की ही चीज़ों को क्या कर लेते हैं भाई, वो तोड़ मड़ोड़ के खा लेते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, क्लियर। तो ये कैसे काम करते हैं, सुसाइडल बैग्स की तरह खुद की चीज़ों को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट करा देते हैं, ठीक है। नाउ वैक्यूल्स, तो ये इनका मेन काम होता है स्टोरेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने प्लांट्स हो गए, है ना, कुछ एनिमल्स हो गए, कुछ जो माइक्रोब्स हो गए उसमें भी प्रेजेंट है, नो
वैक्यूल्स उनमें प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट्स में, ठीक है, फाउंड प्लांट्स, फंजाई और कुछ एनिमल्स में, ठीक है। नाउ ये जो दिख रही है आपको टोनोप्लास्ट, अब टोनोप्लास्ट क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है जो अंदर का जो फ्लूइड होता है ना उसको क्या करती है? टोनिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हो गया सेल सैप, जो लिक्विड जो पोर्शन है उसका, उसे हम सैप बोल रहे हैं, किसका? सेल सैप, क्लियर। और ये जो हो गया अपना सेंट्रल वैक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? जितना ज़्यादा रहेंगे तो उतना ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है, क्लियर। और मेंटेन करते हैं किसको? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या है? जो इंट्रासेल्युलर टर्जिडिटी है उसे समझो। सपोज टर्जिडिटी जब भी आपको सुनने मिले वर्ड, तो वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है बच्चों? फ्लूइड से, ठीक है। सेल के अंदर का कुछ फ्लूइड है, यस और नो, है ना। और वो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ठीक है, सो दैट वो क्या हो सके? स्वैलअप हो सके। उस जो एक प्रेशर जो लग रहा है ना, जो एक्सटीरियर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है, एक्सटीरियर वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी, क्लियर। इज दिस क्लियर? नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स किस में होते हैं? अमीबा में होता है, क्रिटिकल फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशंस। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, क्या है? अमीबा, उसमें जो भी एक्सक्रीशंस होते हैं, है ना, या कुछ ऑस्मोरेगुलेशंस जो होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की वजह से हो पाते हैं, क्लियर। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, व्हाट डज इट मीन? कि एटीपी जो है या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा होता है? डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक आउटर मैम्ब्रेन होती है और ये वाली इनर मैम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ठीक है। इधर ही क्या होंगे? एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, इनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये अपने काम के लिए ही क्या कर पाएंगे? प्रोटीन्स का सिंथेसिस, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रिमिटिव सेल्स की, ठीक, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स की हम बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ना, वो पहले क्या था? माइटोकॉन्ड्रियाज जो थे ना, वो ही आगे चल के क्या बने हैं? प्रिमिटिव सेल बने हैं। जो हम देख रहे थे ना, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो पहले क्या थे? यही थे, ये क्लोरोप्लास्ट। अगेन क्लोरोप्लास्ट में भी इन्हीं भाई साहब के जैसे काम होते हैं, ठीक। तो ये जो थे, ये ही प्रिमिटिव सेल क्या बने? प्रिमिटिव सेल बने, ठीक है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे। वाई? बिकॉज इनका अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना प्रोटीन बना लेंगे, अपना काम चला लेंगे, वही ऐसा वाला सिस्टम था इनका, ठीक है। अगेन इनका जेनेटिक मटेरियल खुद का डीएनए हो गया, है ना, ये मैट्रिक्स के ग्रेन्यूल्स हैं, क्लियर। और ये जो प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इट मीन्स कि अपना काम तो कर लेते थे। अब आप देख रहे होगे इनफोल्डिंग, ये जो इनफोल्डिंग देख रहे हो ना, इतनी इनफोल्डिंग की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। पावर हाउस भाई, पावर चाहिए उन्हें, कैसे करेंगे? इतना छोटा सा ऑर्गेनेल है, कैसे काम करेगा? उसको अपना सरफेस एरिया तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब इस फोल्डिंग को अगर आप खोलोगे, स्ट्रेच करोगे, तो काफ़ी इसका सरफेस एरिया आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं? सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन कर सकें, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब इनका जो डीएनए होता है, ये कैसा होता है? 70s डीएनए होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। 70s डीएनए हम किस में देख रहे थे? सर्कुलर डीएनए हमने किस में देखा था? प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये पहले चल के बाद में क्या बने? प्रिमिटिव सेल्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। नाउ कम टू दी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं, कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं इनमें। प्लास्टिड्स जो हैं वो पिगमेंटेशंस के बेसिस पे इनको फर्दर कैटेगराइज कराया गया है, ठीक है। जैसे हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का क्या मतलब होता है? कलर। क्रोमा मीन्स कलर, ठीक है। कलरफुल रहेंगे ऐसे प्लास्टिड्स, ठीक है। अब येलो हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, ठीक है। लाइक कैरोटिन हो गया, जेंथोफिल हो गया। कैरोटिन जो आपके कैरेट्स में प्रेजेंट होते हैं ना, जेंथोफिल हो गया। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं बच्चों, ठीक है। और जनरली स्टोर करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं ना ऐसे प्लास्टिड्स। अब एमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा? आपको स्टार्च को स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का करेगा। एंड एलायोप्लास्ट या लाइपो नाम से ही है, ऑयल या फैट्स को स्टोर करेगा, क्लियर। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरो
क्लोरोप्लास्ट ये जो होता है इसमें क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही काय में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में कि लीव्स में, मीजोफिल सेल्स होती हैं प्लांट्स में, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही आगे चल के क्या कराता है? फोटो सिंथेसिस। आपके लिए जो खाना बनाना है वो इनके थ्रू ही होता है। ठीक है, खाना आप लोग तो नहीं बनाते हो, नहीं, हम तो खाना क्या करते हैं भाई? कुक करते हैं, हम खाना नहीं बनाते हैं। क्लियर? नाउ क्लोरोप्लास्ट, अगेन क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें, सो क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब आप इसमें देखो, ये स्टैक्ड दिख रहे हैं ना, ये तो एक जो है ये क्या है? ग्रेनम। ठीक है, इसे हम ग्रेनम बोलते हैं, और इस पूरी यूनिट को हम ग्रेना, जो कि एक प्लूरल फॉर्म है, ग्रेना बोलेंगे। ठीक है, और यही जो स्टैक्ड लाइक स्ट्रक्चर है यही आपका क्या है? थैलाकॉइड। ठीक, अब एक कंडीशन है स्ट्रोमा की। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला और ये स्ट्रोमा। ठीक है, अब इसमें जो काम चल रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। देखो इनका जेनेटिक मटेरियल भी कैसा है? 70s राइबोसोम है। क्लोरोप्लास्ट के पास भी कैसे? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर? और कुछ एंजाइम्स है। ठीक है, और थाइलाकॉइड स्पेस है जो जहाँ पे क्या है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है बच्चों। ठीक, अब यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ईटीसी साइकिल जो है यहाँ चलेगा। और फोटोसिंथेसिस भी 2 टाइप्स में रहेगा, एक फोटोसिस्टम 1 में और फोटोसिस्टम 2 में। ठीक है, अभी हम स्ट्रोमा की बात क्यों कर रहे हैं, जब आप आगे पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि हम स्ट्रोमा क्यों कर रहे थे। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 कहाँ चलेगा, फोटो सिस्टम 2 कहाँ चलेगा, ये हम देखेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा दिखता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्या फंक्शन है। क्लियर? अब हम बात करें राइबोसोम्स की। अगेन ये आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? प्रोकैरियोट सेल से एक यूकैरियोट सेल के डिफ्रेंसिएशंस को बताते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो है वो 70s होते हैं और 70s होते हैं, और वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, ये प्रोकैरियोट्स के केस में होता है, यूकैरियोट्स की बात करें बच्चों तो उसमें कैसे होते हैं? 80s। एस अगेन सिडबर्ग यूनिट है, मैंने अभी बताया था। और 70s की हम बात करें तो ये भी 2 सब यूनिट का मिलकर बना होता है, एक हो गया आपका 50s और दूसरा हो गया आपका 30s। इनको ऐड करेंगे, बनना तो 80 चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहीं अगर हम 80s की बात करें तो ये 60 और 40s के बने होते हैं, जिसमें एक यूनिट आपकी स्मॉल होती है, एक लार्ज यूनिट होती है ना? एक आपकी लार्ज हो गई, एक आपकी स्मॉल यूनिट हो गई। अब समझ में आ रहा है क्यों बने होते हैं 2 यूनिट्स के? क्लियर? ये आपका जैसे यूकैरियोटिक राइबोसोम दिया है ना, यहीं पे आपका ट्रांसलेशन होता है, जो आपका mRNA है यहीं से कोड होगा। क्लियर? यहीं से पास होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? कंपोज हो जाते हैं काय के? RRNA एंड प्रोटीन्स के, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स के। ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है? नाउ माइक्रो बॉडीज़। अब माइक्रो बॉडीज़ में अपने पेरोक्सीसोम्स हो गए, सुपर स्फीरियोसोम्स हो गए, है ना, ग्लाइऑक्सीसोम्स हो गए, ये सब आते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर हम पेरोक्सीसोम्स की बात करें तो ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, है ना, जिसमें H2O2 भी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, फैटी एसिड्स को क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक, वहीं अगर हम स्फीरियोसोम्स की बात करें तो इन सिंथेसिस और क्या करते हैं? ये स्टोरेज का काम करते हैं ऑफ लिपिड्स, है ना। ग्लाइको अगेन नाम से ही आपका है कि ये कहाँ क्या करेंगे भाई? कन्वर्ट करेंगे किसको? फैट्स टू दी कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट तो इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो फैट्स का कन्वर्जन करेंगे काय में? कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर? इतनी चीज़ें समझ में आ रही है? नाउ कम टू दी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी में बच्चों स्केलेटन होता है ना, जो हमें एक प्रॉपर शेप देता है, हमारे बॉडी के पॉस्चर्स को सुधारता है, वैसे ही साइटो मीन्स सेल। ठीक है, साइटो सेल का जो स्केलेटन है ना, वो सेल को एक प्रॉपर शेप देगा, उसको फंक्शंस कराने में उसको क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स जो है इसमें वो क्या करेंगे? उसको सपोर्ट करेंगे। और एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाना है? अब भाई सेल भी तो है यार, इतनी सारी चीज़ें, उसे जाने के लिए प्रॉपर एक पॉस्चर तो चाहिए ना यार, तो वो कौन करेगा? साइटोस्केलेटन करेगा। क्लियर? नाउ ये भी अलग अलग यूनिट्स में होते हैं, जैसे आपका हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, फिर हो गया एक्टिन फिलामेंट्स, देन हो गया आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है अल्फा यूनिट, एक होता है आपका बीटा ट्यूब्यूलिन, है ना। और ये ट्रेड मिल की तरह काम करते हैं। ठीक है, ट्रेड मिल की तरह काम करेंगे, एक बनेगा दूसरा बिगड़ेगा, एक बनेगा, जैसे यहाँ पे इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, फिर ये आगे पीछे जाके यहाँ पे एड अप होते जाएंगे, तो ये चलता ही रहता है ये प्रोसेस, है ना, ऐसे ही काम करते हैं ये। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसमें? अल्फा और बीटा।
ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स की बात करें तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और साइटोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या है ये हम आगे देखेंगे सेल साइकिल्स में, ठीक है। नाउ अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें, सो फिलामेंट्स जो हैं वो कैसा रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, किसकी, सेल को, ठीक है। नाउ सीलिया और फ्लैजिला की बात करें तो ये अपने माइक्रोब्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे अब उनको भी तो लोकोमोशन चाहिए, है ना, तो ये क्या कराते हैं, लोकोमोशन, लोकोमोटरी मूवमेंट्स में काम करते हैं ये, ठीक है, लोकोमोशन या मूवमेंट्स बोल लें हम, है ना, ये उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर। अब वहीं हम बात करें कि सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला एक ऐसा होता है जो अगेन मूवमेंट करेंगे, और सीलिया जो है ये क्या हो गए, सीलिया बॉडीज होगी, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की, है ना, जैसे आपका पैरामीशियम आपने देखा होगा, ठीक है। अब इसको कुछ खाना खाना है, ठीक। अब वो खाने को, अब इसके हाथ पैर तो है नहीं ना यार, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, खाना कैसे पहुंचाएगा, तो कैसे पहुंचाएगा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑल ओवर बॉडी जो उसके प्रेजेंट है ना, जिसे हम सीलिया बोलते हैं, ये इसके थ्रू स्क्रॉल करा के इसके माउथ पोर्शन तक उसको पहुंचाता है, ठीक है। सो ये पैरामीशियंस में प्रेजेंट हो गए सीलिया, है ना। वहीं अगर हम फ्लैजिलम की बात करें या फ्लैजिला की बात करें तो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको लोकोमोटरी मोशंस को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अरेंजमेंट्स की, तो जो यूकेरियोटिक अरेंजमेंट्स होते हैं वो 9+2 के अरे में होते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर। डिफरेंसेस क्या हो गए, सीलिया जो होते हैं वो छोटे से होते हैं, ठीक है, लाइक 5 to 10 माइक्रोमीटर्स। और वहीं अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये उनके कंपैरिजन में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना, यहाँ वाला जो ये जो अरेंजमेंट है ये है 9+2 का अरेंजमेंट, क्लियर। ये इसी अरेंजमेंट की यहाँ पे बात की गई है बच्चों, क्लियर। नाउ न्यूक्लियस अगेन मास्टर कोऑर्डिनेटर, ये आपका बॉस है, क्या है ये, बॉस, ठीक है। जैसे अपने घर में बॉस होते हैं ना, वैसे ही ये सेल का बॉस है, ठीक। मैक्सिमम चीज़ें जो आपका, जो आप समझो जैसे हमारे घर में तिजोरियाँ होती हैं, वहाँ पे आप अपने घर की जो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो आप रखते हो ना, वैसे ही न्यूक्लियस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल हमारे लिए एक्सपेंसिव है, वाई, बिकॉज ये ही ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। इसलिए इसको बॉस कहा जा रहा है। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई, इसके फंक्शंस के बेसिस पे इसे बॉस कहा जा रहा है, भाई बहुत रेगुलेशंस करता है ये, बहुत रेगुलेशंस, एक्सप्रेशंस, जो भी प्रोटीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशंस है, वो सब कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स की बात करें, सो एक राउंडेड शेप में होता है, इसमें एक न्यूक्लियोलस होता है जहाँ पे आपका आरएनए का सिंथेसिस होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। क्रोमेटिन आप देख रहे हो, क्रोमेटिन को मैं आगे डिस्कस करूंगी, क्रोमेटिन एग्जैक्टली क्या है, इसी में क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये भी अगेन डबल मैम्ब्रेनल ऑर्गेनल है, ठीक है। डबल मैम्ब्रेन्स होती है, आउटर मैम्ब्रेन और इनर मैम्ब्रेन, जो यहाँ मैम्ब्रेन्स हैं उसके बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स देखो तो ये कैसा होता है, एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, जहाँ से पोर्स ओपन होते हैं। अगेन पोर ओपन कब होंगे, पोर क्लोज कब होंगे, ये आपको नहीं पढ़ना है, बस आप इतना समझो कि अगेन इसमें क्या हो रहा है, पोर्स को ओपन करना है, क्लोज करना है, तो कुछ ना कुछ आयंस, कुछ ना कुछ एटीपी इनमें लग रही होगी, ठीक है, इतना ही समझो अभी, क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई, यस। नाउ इसको अगर हम देखें, सो ये डबल लेयर है, यस। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, यस, जिसे हम न्यूक्लियोपोरिन्स भी कहते हैं, जो कि ट्रैफिकिंग को अलाउ करता है। ट्रैफिकिंग कुछ नहीं है भाई, अंदर आओ बाहर जाओ, अंदर आओ बाहर जाओ, दिस इज ऑल अबाउट ट्रैफिकिंग, ठीक है। अब उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उतना अभी आप मत जाओ, ठीक है। न्यूक्लियर लैमिना जो है वो प्रोटीन्स का नेटवर्क है ना, जो एक उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, क्लियर। न्यूक्लियोलस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। नाउ क्रोमोजोम, दिस इज योर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो जिस पे प्रेजेंट होता है उसे हम क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम प्रेजेंट है। अब ये 2 टाइप्स में होंगे, जो क्रोमोजोम है जनरली हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं, जो क्रोमोजोम्स हैं ये बच्चों कैसे होंगे, 2 टाइप्स के, ठीक है। एक हो जाता है आपका हेटेरो, एक हो जाता है आपका यूक्रोमेटिन्स, ठीक है, क्रोमेटिन, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये आपका एक्टिव फॉर्म नहीं है, बट जो यूक्रोमेटिन है ये आपका एक्टिव फॉर्म है। वाई,
वो मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी आप देखो कि जो क्रोमोसोम है इसमें जो पोर्शंस होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, टीलोमियर्स होते हैं। और ये जो मिडिल वाला जो पॉइंट है इसे आप सेंट्रोमियर कहते हो, ठीक है। अब सेंट्रोमियर का क्या रोल है, क्रोमोसोम हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आप पढ़ोगे कहाँ पे, आगे चल के सेल साइकिल में, ठीक है। वहाँ पे आपको इनके रोल समझ में आएंगे कि हम इतने डीप में ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्लियर। अब मैं बात करूँ हेट्रो, और हाँ एक चीज़ और कि जो हमारी बॉडी है ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, जिसमें जो 22 हैं वो ऑटोजोम्स हैं और जो 1 पेयर है वो क्या है, अपने सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब हमें अभी नहीं पढ़ना है, बट हाँ चूंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उनमें ऑटोजोम, सेक्स क्रोमोसोम, इन ये वाले जो टर्म्स हैं आगे देखने को मिलेंगे, है ना। और को कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे आप टेक्निक्स के बेसिस पे आप यूटिलाइज करोगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में, क्लियर। नाउ अगर हम बात करें बच्चों हेट्रोक्रोमेटिन्स की, तो ये कैसे होते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना। इट मीन्स कि बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड समझ लो आप, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोटीन को ट्रांसलेट कराना है तो आप क्या इससे कर पाओगे, आपके घर में अगर आपको कपड़े ढूंढने हैं तो कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे कपड़े अनऑर्गेनाइज्ड वे में डले हुए हैं, आपको वहाँ से कपड़े ढूंढना इजी रहेगा या आपको किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड आपके अलमारा से कपड़े ढूंढना इजी रहेगा। ऑब्वियस ही बात है आपको वेल ऑर्गेनाइज अलमारा से कपड़े निकालना इजी होगा, या सुनो। वैसे ही ये जो हेटेरोक्रोमेटिन वाला जो पोर्शन है ये अनऑर्गेनाइज्ड रहता है या बहुत हाईली कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए ये कैसा काम करता है भाई, कैसा काम करता है, यस ये जो है यहाँ पे ट्रांसलेशंस नहीं होते हैं, है ना। बट वहीं अगर हम यूक्रोमेटिन्स की बात करें तो ये थोड़ा सा लूज्ड होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है ये कैसे होते हैं, थोड़ा लूज होते हैं। अब लूज होते हैं तो इन पे काम करना ईजी होगा, या सुनो, तो इन पे काम करना ईजी होता है इसलिए ये कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्लियर। अब एक्टिव होते हैं इनमें और चीज़ें होती हैं, हिस्टोन्स होते हैं, है ना, फिर डीएनए का डबल हेलिक्स आ जाता है, ये सब चीज़ें अभी नहीं पढ़नी है, आप इतना ही समझो, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई, या सुनो। क्रोमोसोम्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं बट वो अभी आपको इतना नहीं है, क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन बच्चों, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी या इसके नीचे आपको मैं लिंक भी मेंशन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।